गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठ 6 पंच परमेश्वर पाठ का शीर्षक है। आज हम लोग इसी पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ के बारे में जानेंगे। आप लोग ध्यान से सुनने का कष्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सुंदर पाठ है। और इस पाठ के लेखक हैं हम लोगों के बहुत ही हिंदी के मशहूर और प्रसिद्ध कवि, जिनका हिंदी जगत में कथा सम्राट के रूप में जिनके नाम को हम लोग जानते हैं, उपन्यास सम्राट के रूप में उनको हम लोग जानते हैं, जिनका नाम है प्रेमचंद जी। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का जन्म बनारस के पास लम्ही गांव में सन 1880 में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। प्रारंभ में वे उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। इनकी भाषा आम बोलचाल की मुहावरेदार भाषा है। ये जो लिखते थे, ये जो साहित्य लिखते थे, उस साहित्य को में मुहावरेदार भाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। इन्होंने 300 से भी अधिक कहानियाँ लिखी, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित है। इनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ हैं: ईदगाह, परीक्षा, बड़े भाई साहब, गुली डंडा, नमक का दरोगा, मंत्र, बड़े घर की बेटी आदि। इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हैं, जिनके नाम गोदान, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि है। तो आइए हम लोग आज पाठ 6 में पंच परमेश्वर नामक प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी को पढ़ेंगे। तो जैसा कि इसके शीर्षक से ही हम लोगों को ज्ञात होता है कि पंच को परमेश्वर माना जाता है, और हमारे समाज में जहां हम लोग रहते हैं, आए दिन किसी न किसी बात को लेकर के कुछ न कुछ आपस में वैमनस्य, लड़ाइयाँ, एक दूसरे की बुराइयाँ करने के कारण हम लोग आपस में उलझते रहते हैं। और उलझने के बाद, जैसा कि हम लोगों के यहाँ का सिस्टम है, हमारे समाज का सिस्टम है, गांव हो, घर हो, मोहल्ला हो, वहाँ के 5 प्रबुद्ध जन जो समाज में शांति, प्रेम, भाईचारा कायम करने में, रखने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, उन लोगों को बुला करके और हम लोग अपनी बातों को रखते हैं। और वो लोग जो राय देते हैं, जो मशवरा देते हैं, जो सलाह देते हैं, जो निर्णय देते हैं, उन निर्णयों को मानते हैं। और इस पाठ के जरिए खास करके पंच परमेश्वर, पंचों की भूमिका पर फोकस किया गया है कि पंचों की भूमिका जो होनी चाहिए वह कैसी होनी चाहिए। तो पंच की भूमिका इस पाठ में प्रेमचंद जी ने यही बताया है कि वह किसी प्रकार के भेदभाव से रहित, उनकी जुबान से खुदा बोलता है, यानी कि सच्चाई निकलती है। पंच के पद पर बैठने वाला व्यक्ति दोस्ती, दुश्मनी, अपने पराये, राग द्वेष से ऊपर उठकर न्याय करने का कार्य करते हैं, और यही उनकी भूमिका होती है। तो आइए देखिए इस कहानी में हम लोग क्या पढ़ते हैं और क्या निर्णय आता है पंच परमेश्वरों का। जैसा कि इस कहानी में एक जुम्मन शेख जी और अलगू चौधरी हैं, जो कि एक गांव में रहते हैं। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था, एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू को सौंप गए, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ जाते। इस प्रकार की उन लोगों में दोस्ती थी। आगे चलकर जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी,
इस पाठ में बहुत सारे उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि प्रेमचंद जी की साहित्यों में उर्दू का भरपूर मिश्रण रहता था, ज़्यादा उनका प्रभाव रहता था शब्दों पर। तो खाला, खाला किसे कहते हैं? तो खाला मीन मौसी होती है। जैसे हम लोग हिंदू में मौसी कहते हैं, वैसे ही मुसलमान भाई लोग उर्दू में खाला जान कहते हैं। तो जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, उनके पास थोड़ी सी मिल्कियत मीन जमीन जायदाद संपत्ति, परंतु निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह मिल्कियत अपने नाम करा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी, तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई। पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। सालन मीन होता है मांस, बकरे का मांस। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी, 2-3 बीघे उसर का दे दिए, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां गले नहीं उतरती। बघारी यानी कि जिसको हम लोग अपने भाषा में छौंका मारना कहते हैं। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। हुआ ये कि जब तक जुम्मन शेख की खाला जान ने जमीन को खाला ने जुम्मन के नाम नहीं किया था, तब तक तो बहुत ज़्यादा उनकी खातिरदारी हुई। और जैसे ही उन्होंने ज़मीन को जुम्मन मियाँ के नाम कर दिया, खातिरदारी में कमी सी होने लगी। और उनकी पत्नी जो थी, खातिरदारी के जगह पर खरी खोटियाँ सुना करके ही उनको 2 रोटी का नाश्ता देती थी। आगे चल करके देखिए क्या हो रहा है कहानी में। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रोज होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसा, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोला, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी दिन रात की खटपट पसंद नहीं। और इस प्रकार से जुम्मन मियाँ खाला जान के बीच बढ़ते विवाद ने पंचायत में जाने का फैसला ले लिया। और पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उनके अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। जुम्मन मियाँ को ये घमंड था कि ये बुढ़िया आखिर किसके पास जाएगी, और आसपास के गांव में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस व्यक्ति के साथ हमने समय पर उसको मदद नहीं किया है, और जिसको मदद किया है वो तो मेरे खिलाफ बोलेगा नहीं, साहस ही नहीं बटोर पाएगा। और आसमान के फरिश्ते तो इस
पंचायत को फरियाने के लिए आएंगे नहीं, तो देखते हैं कि इस बुढ़िया की तरफ से, खाला जान की तरफ से कौन आता है इसकी पंचायत को फरियाने के लिए और मेरे खिलाफ बोलने के लिए। आगे देख करके बुढ़िया भी आसपास के गांवों में दौड़ती रही, कमर झुककर बेचारी की कमान हो गई थी, उसको चलना भी दूभर हो गया था। लेकिन जब बात बढ़ गई थी तो उसका निर्णय कराना भी जरूरी ही था। चारों ओर से घूम घुमा कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम पल भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू बोले, मुझे बुलाकर क्या करोगी? गांव के कई आदमी तो आएंगे ही, अपनी विपत तो सबके आगे रो आई, अब न आने का अख्तियार उनको है। अलगू, यूं आने को आ जाऊंगा पर पंचायत में मुंह न खोलूंगा। खाला, क्यों बेटा? तो अलगू जी जवाब देते हैं, अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। तब खाला बोली, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सके, पर उनके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे। बुढ़िया थक हार करके जुम्मन के परम मित्र अलगू के पास आई और अपनी सारी व्यथा सुनाई, लेकिन अलगू यहाँ पे दूसरा ही चीज कहने लगे, सुनाने लगे। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि अलगू मेरा मित्र है, मैं कैसे पंचायत में उसके खिलाफ मुंह खोलूंगा। लेकिन बुढ़िया भी कम नहीं थी, उसने उनको ईमान का, धर्म का ताना देकर के बोला कि क्या मित्रता के डर से ईमान और धर्म खो दोगे? अपना सत्य नहीं बता सकोगे कि सत्य क्या है? इस प्रकार से अलगू जी सवाल का कोई उत्तर न दे सके, लेकिन हृदय में उनकी ये बात गूंजती रही। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वे स्वयं अलगू चौधरी के साथ जरा दूर बैठे हुए थे। 5 लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने विनती की, पंचो आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रोज होकर काटा, पर अब दिन रात का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। थोड़ा पनिया दीजिए तो मिस हिचकी जी सर। एक सेकेंड। कचहरी दरबार नहीं कर सकती, तुम्हारे सिवा और किसे अपना दुख सुनाएं। अभी आजकल के ज़माने में बच्चों, तुम लोगों ने पंचायत होते हुए शायद ही कहीं देखा होगा, क्योंकि अब लोग सीधे थाने और कचहरी का रुख करते हैं। लेकिन आज भी गांव में छोटे छोटे झगड़ों का निष्पादन पंचायत के माध्यम से ही होता है। और अब तो सरकार ने विधिवत त्रिस्तरीय पंचायत गवर्नमेंट का भी निर्माण कर दिया, जिसमें मुखिया, सरपंच, पंच सभी का चुनाव होता है। गांव वाले मिलकर के चुनते हैं और वे लोग गांव के छोटे मोटे झगड़े या जो भी मामले ग्राम कचहरी में पहुंचते हैं, उनका आज भी निर्णय और उनका संपादन किया जाता है। वैल्यूएशन तो इतना है उस ग्राम पंचायत की कचहरी का कि सरपंच जिसके फेवर में अगर लिख करके दे दे तो आप लोग जान लीजिए हाई कोर्ट भी सरपंच के आदेश को खत्म नहीं कर सकता है। इतना पावर दे करके ग्राम कचहरी का आयोजन और पंचायत
के माध्यम से हमारी गवर्नमेंट ने, सरकार ने पावर देकर के गांव में ही छोटे छोटे मामलों का निष्पादन करने के लिए ग्राम कचहरी का निर्माण करवाया है। तो जहां भी पंचायत होती है वहां पे ये सही लिखा हुआ किताब में। अब तो गांव देहात में पंचायत भवन ही बन गया है। पहले के ज़माने में जहाँ पे बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते थे, चबूतरा होते थे जहाँ 150 लोग बैठ सकें, वहीं पे पंचायत का कार्य होता था। और जब पंचायत लगती थी तो जैसा कि आज के ज़माने में चाय पानी आता है, वैसे ही पहले के ज़माने में हुक्का पानी, तंबाकू, इलायची और जो भी उस समय उपलब्ध रहता था, इन सारी चीज़ों का जुगाड़ करके और तब पंच लोग बैठते थे और दोनों तरफ की बातों को सुनते थे और अपना फैसला सुनाते थे। ठीक वही चीज़ इस कहानी में भी हो रहा है। खाला जान ने अपनी सारी बात रख दी कि जब हमारा ज़मीन लेना था तो इन्होंने वादा किया था कि तुमको रोटी कपड़ा और जो भी तुम्हारी सर शिकायत होंगी, तुम्हारे जीवन निर्वाह की खर्च होंगी, उनको सब मैं वहन करूंगा। मैंने तो ज़मीन लिख दी, लेकिन अब यह हमारे खर्च को वहन करने में असमर्थता दिखाते हैं और ऊपर से खरी खोटी भी सुनाते हैं, जिसके कारण मैंने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है और मैंने अपनी बात रखी है। आप लोग जो हमारे बेबस को, हमारे लाचार बुढ़िया को निर्णय देंगे, उस निर्णय को अपने सर आंखों पर और पंचों का हुक्म अपने सिर माथे चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र गांव के ही एक पंच थे, जिनके कई आसामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था। बोले, जुम्मन मियाँ, तुम किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिख पड़ रहे थे जिनसे किसी न किसी कारण उसका वैमनस्य था। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे बदे, मुझे कोई उजर नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देते? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई। वे बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? और किसी पर तुम्हारा विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ। दोनों में सरपंच पंच चुनने के मामले में आपस में खरी खोटी हुई। दोनों ने एक दूसरे को कुछ भला बुरा कहा और अंत में बुढ़िया ने, खाला जान ने पंच के रूप में अलगू चौधरी, जो कि जुम्मन मियाँ के खासे मित्र थे, उन्हीं को पंच चुन लिया। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपा कर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे। बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरा जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता, पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचो 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरी नाम कर दी थी। मैंने उन्हें एवज में खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना यानी सेवा करना मेरा फर्ज है। मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, इससे मेरा क्या बस है। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं है। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा समझौते में माहवार खर्च का कोई जिक्र भी नहीं है, नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों का अधिकार है, जो फैसला चाहे करें, उनकी फैसले को मैं भी मानूंगा। जैसे बुढ़िया ने अपनी सारी बात, अपने सारे प्रॉब्लम, अपने सारी समस्याओं को पंचों के सामने रखा, ठीक उसी प्रकार से जुम्मन मियाँ भी अपनी सारी बातों को पंचों के सामने रख करके परमेश्वर मानते हुए उन पर
उनका निर्णय छोड़ दिया और वे लोग जो भी निर्णय करते जुम्मन भी सहर्ष मानने को तैयार हो गए। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जीरा शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। जब आप किसी फेरे में फंस जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन सामने वाला आपसे जब जानकारी प्राप्त करना चाहता है और उस समय जो प्रश्न दागता है आपसे, तो उस समय बरबस किसी को भी दुख सा पहुंचता है कि यह व्यक्ति मेरे बारे में सब कुछ जानता है, उसके बावजूद क्यों मुझसे इतना प्रश्न किए जा रहा है। और आदमी अंदर से अनसा करके ही, दुखी होकर के ही सवालों का जवाब देता जाता है। ठीक यही चीज जुम्मन को भी हुआ था और वह रह रह करके अलगू पर अंदर से गुस्सा होता कि ये अलगू क्या कर रहा है, ये मेरा पुराना मित्र है, सारा कुछ जानता है और यह हम ही से प्रश्न पे प्रश्न, सवाल पे सवाल किए जा रहा है। अंत में आगे देखिए, इतनी देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुल गया। ना मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है, क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी। उनकी बातों से, पंच मने बने अलगू की बातों से जुम्मन को ऐसा प्रतीत होने लगा कि किस दिन का दुश्मनी निकालने लगा पंच के रूप में, हमसे उजड़ खुजड़ सवाल पूछ करके और सवालों के फेरे में उलझा करके। तो इस प्रकार वह मन ही मन अलगू मियाँ पर अंदर से गुस्सा हो करके ही लेकिन धैर्यपूर्वक जवाब देता गया। लेकिन वह अंदर से जुम्मन शेख संकल्प विकल्प में ही पड़े रहे कि आखिर यह कर क्या रहा है। आगे देखिए, आप लोगों को अगले दिन इस पूरे पाठ को पढ़ाने का काम करूं, क्योंकि पाठ बहुत लंबा चौड़ा है और मैं आपको फिर राय दूंगा कि आप लोग इस पाठ को 2 बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही आगे पंच परमेश्वर बीए वगैरह तक में इसकी कहानी को पढ़ाया जाता है हिंदी में। इसलिए इस पाठ को धैर्य पूर्वक, सहानुभूति से और ईमानदारी से 2 बार आप लोग पढ़िएगा। इसका कुछ क्वेश्चन और आंसर अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन शब्दार्थ कुछ लिख दिए हैं और बहुत सारे शब्दार्थ बुक में भी हैं, मुहावरे और लोकोक्ति भी हैं। जैसा कि आपने इस लेखक के बारे में, प्रेमचंद जी के बारे में, कि वो बहुत ज़्यादा मुहावरों का प्रयोग करते थे अपने लेखनी में, अपने साहित्य लिखने में। तो मुहावरों पर भी ध्यान देना जरूरी है। कुछ हम लिखे हैं और बाकी का बुक में है। इन सबको नोट्स के जैसा तैयार करके और सब याद कीजिएगा, और बाकी का पाठ मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। कितने देर